ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा। राधिका आप्टे का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। राधिका आप्टे की एक नई फिल्म आ रही है, अ कॉल टू स्पाई नाम की, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर शायद रिलीज भी हो गई है। मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है और देखने की इच्छा भी नहीं है। तो इसी फिल्म के संदर्भ में ये इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने यह कहा है कि जो भारतीय वॉर फिल्म्स होती है ना, वो अति राष्ट्रवादी मानसिकता से भरी हुई होती है। एक्सेसिवली नेशनलिस्टिक एटीट्यूड, ये शब्द यहाँ पर उपयोग किए गए हैं। आगे राधिका आप्टे ने यह कहा है कि पर अभी धीरे धीरे बॉलीवुड प्रोग्रेस कर रहा है। वो मोर ह्यूमन स्टोरीज लेकर के आ रहा है वॉर जोन से, जैसे कि राजी और मोर रिसेंट गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ये दोनों फिल्में राधिका आप्टे जी को बहुत पसंद आई। अब राजी में क्या दिखाया गया है कि भाई पाकिस्तान बहुत मासूम है और भारत के जो सुरक्षा बल है, रॉ है, वो बहुत क्रूर है। उनमें कोई हृदय ही नहीं है, कोई मानवता ही नहीं है। इसके अलावा 1971 के समय पर ही राजी फिल्म आधारित है, पर उस समय पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में जिन लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था, लाखों लाखों हिंदू महिलाओं के साथ में जो सामूहिक बलात्कार किए थे, वो सारी बातें तो फिल्म में छुपाई गई है। ये दिखाया है राजी में। और गुंजन सक्सेना, भाई स्वयं गुंजन सक्सेना जी ने और कई सारी महिला अधिकारियों ने, वायुसेना की कई सारी महिला अधिकारियों ने खुद कहा है कि भाई ये फिल्म पूर्ण रूप से गलत तथ्यों पर आधारित है। ये भारतीय वायुसेना को बहुत गलत तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। पर राधिका आप्टे मैडम जी को ये दोनों फिल्में बहुत पसंद आई। आगे उन्होंने ये कहा है कि भाई पर अभी बॉलीवुड को और बहुत लंबा सफर तय करना है। यानी बॉलीवुड अभी धीरे धीरे राष्ट्रवादी मानसिकता से बाहर तो आ रहा है, पर अभी बहुत लंबा सफर तय करना है बॉलीवुड को। और राधिका आप्टे मैडम जी को ये राष्ट्रवादी मानसिकता को देखकर बड़ी चिंता होती है। उन्होंने कहा है कि इट वरीज मी समटाइम्स बिकॉज लिटरली वी हैव क्रिकेट एंड सिनेमा टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म्स। मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है कि भाई क्रिकेट और सिनेमा ही तो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं भारत में। और अगर इन्हीं दोनों माध्यमों से लोग अगर नेबरिंग कंट्रीज़ और वॉर को देखने लग जाए, मतलब राष्ट्रवादी जो मानसिकता है जो इन फिल्मों में वगैरह दिखाई जाती है, उस नज़रिए से, उस दृष्टि से, राष्ट्रवादी दृष्टि से अगर लोग नेबरिंग कंट्रीज और वॉर को देखने लग जाए तो ये चिंताजनक है। ये राधिका आप्टे जी ने कहा है। और आगे वो ये भी कहती है कि भाई दोनों तरफ से ह्यूमंस ही तो होते हैं लड़ने के लिए। यानी भाई पाकिस्तान और भारत में क्या फ़र्क है, ये शायद राधिका आप्टे जी यहाँ पर कहना चाहती है। जैसे कि देखिए, अभी कुछ वर्ष पहले एक और ऐसा ही बयान आया था कि भाई मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, वॉर ने मारा। यानी भारत और पाकिस्तान को एक लेवल में लाकर खड़ा करना, ये हमेशा से हमारे सो कॉल्ड भारत के लिबरल्स का प्रोपेगेंडा रहा है। अभी हाल ही की इंदू की जवानी फिल्म देख लीजिए, इसी शुक्रवार को रिलीज़ हुई है। उसमें भी यही दिखाया है। और कई सारे ऐसे फिल्में हैं, राजी या इंदू की जवानी नहीं, कई सारे ऐसे फिल्में हैं। बार बार ये लोग यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान में फ़र्क ही क्या है। उल्टा भारत ही तो ज़्यादा इंटॉलरेंट है, असहिष्णु है। ये पूरा का पूरा ये जो कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी लगभग यही मानसिकता हमें देखने को मिलती है। अभी देख लीजिए ना, जैसे कि परमाणु जब रिलीज़ हुई, उरी जब रिलीज़ हुई, या फिर द गाजी अटैक जब फिल्म रिलीज़ हुई, या मणिकर्णिका, इन जैसी जब भी कोई भी राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्म आती है तो तुरंत ये पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो फिल्म पर टूट पड़ता है कि भाई ये क्या जंगोइज्म है, ये हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है। और केवल यही हाल ही की फिल्में नहीं, जेपी दत्ता जी की फिल्में, उनसे भी इनको बहुत समस्या है। हिंदुस्तान टाइम्स के ही कोई सो कॉल्ड क्रिटिक है राजा सेन नाम के, उन्होंने एक रिव्यू में ये कहा कि भाई जेपी दत्ता जी की जो फिल्में हैं, जिन्होंने हमें बॉर्डर वगैरह जैसी फिल्में दी, मुझे आश्चर्य होता है कि जेपी दत्ता ने अभी तक अपनी फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर राष्ट्रगीत को, नेशनल एंथम को यूज क्यों नहीं किया है। जेपी दत्ता का अगर बस चले तो वो अपनी लंबी लंबी फिल्मों के, पूरी फिल्मों के दौरान सारे दर्शकों को नॉनस्टॉप खड़ा रखे राष्ट्रगान चलवा कर। जिन फिल्मों में, जेपी दत्ता जी की जिन फिल्मों में चीयर लीडिंग जंगोइज्म बहुत स्ट्रांग होता है, ये उनके शब्द हैं। सो कॉल्ड क्रिटिक जो है राजा सेन, उनके। तो इस प्रकार से ये तंज कसते हैं राष्ट्रवादी फिल्मों पर। और ये केवल कोई एक क्रिटिक की बात नहीं है, ये पूरा, आप जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए बड़े बड़े जो क्रिटिक है, या जो वर्तमान पत्रों में जो लेख लिखते हैं, बड़े बड़े मूवी रिव्यू वगैरह करते हैं, या फिर जो फिल्मों से जुड़े हुए कि आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, जो भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उन सभी की आपको लगभग इसी प्रकार की मानसिकता देखने को मिल जाएगी। और केवल एक ये फिल्मों तक ही सीमित मुद्दा नहीं है। आप पिछले 5-6 वर्षों में देख लीजिए, क्या किन मुद्दों पर ये लोग बात करते हैं कि भाई भारत माता की जय क्यों फोर्स कर रहे हो बोलने को, वंदे मातरम क्यों बोलना है, राष्ट्रगीत के लिए थिएटर में खड़े क्यों होना है राष्ट्रगान के लिए, ये इनके मुद्दे हैं।
और ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी देशभक्ति को कैसे व्यक्त करना है ये हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो हमें भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने के लिए कहने वाले, या राष्ट्रगान के लिए खड़े होना चाहिए ये कहने वाले। भाई भारत में इतने सारे गरीब हैं, इतने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वो तुमको दिखाई नहीं देते? यानी जैसे ही इनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होता है वैसे ही तुरंत इनको गरीब और किसान याद आ जाते हैं। पर बाकी 2400 घंटे 12 ही महीने ये सो कॉल्ड लिबरल्स या सो कॉल्ड सेक्युलर्स क्या करते रहते हैं? भाई ये सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करेंगे, सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित फिल्मों को प्रमोट करेंगे, या फिर परिवार तोड़ने वाली फिल्मों को प्रमोट करेंगे, या फिर LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स के लिए सड़कों पर बड़े बड़े मार्च निकालेंगे। उस समय इनको गरीबों की, किसानों की, किसी की याद नहीं आएगी। पर जैसे ही आप कहोगे, आप जैसे ही राष्ट्रवाद की कोई बात करता है या देश को जोड़ने की, देश की एकता और अखंडता की कोई बात करता है, वैसे ही तुरंत उनको गरीब और किसान याद आ जाएंगे। नहीं तो बाकी 2400 घंटे ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करेंगे, या अफजल गुरु की बरसी मनाना कैसे सही है ये बताएंगे, या फिर भारतीय सेना रेप करती है इस प्रकार के सेमिनार्स पर ये रखेंगे, या उन सेमिनार्स को कैसे सही ठहराने की ये कोशिश करते हैं। ये मानसिकता है। तो ये मानसिकता आखिर आती कहाँ से है? ये कोई 1 2 4 5 या 1 2 स्टैंड अप कॉमेडियंस की नहीं, ऐसे कई सारे सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनको फॉलो करने वाले करोड़ों देश में युवा है, और अंधे होकर वो उनको फॉलो करते हैं, उनके वीडियोस को करोड़ों व्यूज़ आते हैं, मिलियन में लाइक्स आते हैं। तो ये मानसिकता आखिर इतनी बड़ी जनरेशन की क्यों बनती जा रही है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, आज से करीब 100 वर्ष पहले ये जो कम्युनिज्म की जो मानसिकता है, जो वामपंथी है या लेफ्टिस्ट जो भी कही है, उन्होंने सपने दिखाए गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को कि भाई हम समानता लाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, और ये सपने दिखाने के कारण उनको सत्ता भी मिल गई। पर जिन जिन देशों में इन कम्युनिस्टों की सत्ता आई, वहाँ पर क्या हुआ? उन देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। वहाँ पर उन्होंने ये सो कॉल्ड इक्वलिटी लाने के लिए 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की, निर्ममता से कत्ले आम किया। आखिरकार उन सभी देशों ने इस कम्युनिज्म की विचारधारा को अपने देश से उखाड़कर फेंक दिया, लात मारकर इस मानसिकता को, इस विचारधारा को अपने देश से उन्होंने फेंक दिया। आज पूरे विश्व में गिने चुने 4-5 ही ऐसे देश है जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार है। उनमें से भी केवल 2 ही बड़े देश है, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है चाइना। नॉर्थ कोरिया को तो छोड़ दीजिए, गॉन केस है, और दूसरा चाइना की अगर हम बात करें तो उस पर क्या कहना, उसको तो हम पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट कंट्री भी नहीं कह सकते, उसको हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री कह सकते हैं जहां पर कम्युनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखिए, लोगों ने तो अपने देशों से कम्युनिज्म जैसी इस भयानक विचारधारा को उखाड़कर फेंक दिया था, पर इस विचारधारा को फॉलो करने वाले जो लोग वहां पर पहले थे वो तो अभी भी उन देशों में थे ना। तो उन लोगों ने बस अपनी पार्टियों का नाम बदल लिया, या छोटी मोटी या बड़ी अलग अलग पार्टियां, नई पार्टियां उन्होंने स्थापित कर ली, और अपनी स्ट्रेटेजी को बस उन्होंने बदल लिया लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की। अब एक तो उन्होंने इतना भयानक कत्लेआम वहां पर मचाया था, तो इस कत्लेआम को एक तो उन्हें जस्टिफाई करना था, या फिर इस कत्लेआम पर ज़्यादा चर्चा ना हो, या इस कत्लेआम को पाठ्यपुस्तकों से या इतिहास से ही हटा दिया जाए, या किसी न किसी माध्यम से उसको जस्टिफाई किया जाए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था, और इसके लिए उन्हें सबसे बड़ा सहारा मिल गया हिटलर का। तो इसी वजह से कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से या पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने बार बार हिटलर की आड़ में राष्ट्रवाद को एक बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ की तरह प्रमोट करना शुरू कर दिया। कई सारी पुस्तकें इस पर लिखी गई, कई सारी फिल्में लिखी गई, जिनमें हिटलर की आड़ में या फासिज्म इस नाम की आड़ में या नाजी इस नाम की आड़ में राष्ट्रवाद को किसी बहुत ही गंदी और घिनौनी चीज़ के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू किया गया। और दूसरी तरफ ये जो इतना 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का इतना निर्ममता से जो कत्लेआम किया था कम्युनिस्टों ने, उसको रिवोल्यूशन का, क्रांति का इन्होंने नाम दिया। पर इतना सा करके उन्हें कोई फिर से जन समर्थन या सत्ता तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए उनकी अगली स्ट्रेटेजी होती है फेमिनिज्म की। हालांकि उन्हें महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक भी उनका महिला सशक्तिकरण से कोई कनेक्शन नहीं होता, पर बस सेक्सुअल लिबरेशन के सपने दिखाकर, मॉडर्न कपड़ों का समर्थन करके वो युवतियों को, महिलाओं को या लड़कियों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमें महिलाओं की जैसे बहुत बड़ी चिंता है। और इन सूडो फेमिनिस्ट की हिपोक्रेसी के कई सारे उदाहरण हम आए दिन देखते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही का भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। लॉकडाउन के बीच में महिला नर्सेस पर और महिला डॉक्टर्स पर कई जगहों पर हमले किए गए, पत्थरों से हमले किए गए, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई। पर
किसी भी फेमिनिस्ट ने या कम्युनिस्ट ने या लिबरल ने उन हमलों की निंदा नहीं की। उल्टा जो हमले कर रहे थे उनको डिफेंड करने का प्रयास ये सब कर रहे थे। और इसी लॉकडाउन के बीच में कार्तिक आर्यन ने बस अपनी बहन के साथ में एक फनी वीडियो शेयर कर दिया तो उस वीडियो के कारण ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम फेमिनिस्ट कार्तिक आर्यन पर टूट पड़े थे। बड़ा मिसोजिनिस्टिक है, नारी विरोधी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के तो कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं इन सूडो फेमिनिस्ट के। इसके बाद में इनकी अगली स्ट्रेटेजी होती है लिबरलिज्म। ये जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, समाज होता है, परंपराएं होती है, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, इनको बहुत ही निगेटिव वे में अपने फिल्मों या कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से दिखाते हैं। और दूसरी तरफ वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, फक बडी, सेक्स बडी, इन जैसी बातों को ये अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रमोट करते हैं। इसके अलावा परिवार तोड़ने के या छोटी छोटी बातों पर तलाक लेने की मैसेज देने वाली फिल्में या वेब सीरीज़ ये बार बार बनाते रहते हैं। और देखिए, युवावस्था में एक स्वाभाविकता मन का स्वभाव होता है, हमें असंयमी जीवन पद्धति पसंद आती है या भोग विलास की तरफ हमारी ज़्यादा झुकाव होता है। संयम, सदाचार, पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज़, समाज का बंधन, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब बातें युवावस्था में हमें दकियानुसी लगती है, पसंद नहीं आती है। और इसका फ़ायदा ये कम्युनिस्ट, लिबरल्स वगैरह ये इसका फ़ायदा उठाते हैं और इन युवाओं को अपनी तरफ लेने का प्रयास ये करते हैं, बड़ी बड़ी सेक्सुअल लिबरेशन की बातें करके। और इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये हमेशा कम्युनिस्टों का समर्थन करती है या कम्युनिस्टों के समर्थन में फिल्में बनाती है, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चलते रहने के लिए ये आवश्यक है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करे, फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुअलाइज करे, या आइटम सॉन्ग्स वगैरह, ये सब उनके बिजनेस के लिए आवश्यक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। और इसीलिए ये नई पीढ़ी के सामने, युवा पीढ़ी के सामने, युवतियों के सामने सेमी न्यूड फोटोशूट्स को, न्यूड फोटोशूट्स को किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं और ये बताते कि भाई जो सेमी न्यूड फोटोशूट्स करते हैं या कम कपड़े पहनते हैं या न्यूड फोटोशूट्स करते हैं वही बोल्ड है, जैसे उन्होंने ही जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो। मैं यहाँ पर कोई कम कपड़े पहनना का विरोध नहीं कर रहा, भाई जिसको जो पहनना है पहनो, पर भाई केवल कम कपड़े पहनना ही बोल्ड होने का प्रतीक है, ये तो सही नहीं है ना। पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बिजनेस चलते रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसलिए इनका ये गठजोड़ होता है मनोरंजन क्षेत्र का और इन कम्युनिस्टों का या लिबरल्स का। अब देखिए, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म या लिबरलिज्म, इन तीनों को प्रमोट करने के बाद भी इन्हें पूर्ण रूप से जन समर्थन मिल पाना लगभग असंभव होता है। इसलिए इनकी चौथी स्ट्रेटेजी होती है सेकुलरिज्म की। माइनॉरिटी को अपनी तरफ करने के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम हाल ही में आपको देखने को मिला होगा। अमेरिका में देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद में पूरे विश्व के, केवल अमेरिका के ही नहीं, अमेरिका में तो बहुत आगजनी की ही लेफ्टिस्टों ने, वो एक अलग बात है, पर पूरे विश्व के जितने भी लिबरल्स है, सेकुलर्स है, फेमिनिस्ट है, कम्युनिस्ट है, वे सारे के सारे ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग चलाने लग गए। भारत के भी कई सारे फेमिनिस्ट, लिबरल्स या कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने आंसू बहाते हुए लोगों को आपने देखा होगा। पर देखिए, उसके ही कुछ दिनों के बाद में मोजाम्बिक में 50 से ज़्यादा लोगों की एक जिहादी आतंकवादी संगठन ने हत्या की, गले करेद दिए, काट दिए। किसी ने एक ट्वीट आप मुझे दिखा दीजिए, किसी फेमिनिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने, लिबरल ने, सेकुलर ने उन हमलों की निंदा की हो। एक उदाहरण आप मुझे दिखा दीजिए, वो भी अफ्रीका से ही थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग नहीं चलाया। चलो मोजाम्बिक को छोड़ दीजिए, उसके ही कुछ ही दिनों के बाद में, मोजाम्बिक की घटना भी 2 महीने की या 1.5 महीने पहले की ही है, उसके ही कुछ दिनों के बाद यानी लगभग 1 महीने पहले नाइजीरिया में इसी प्रकार के एक जिहादी आतंकवादी संगठन ने, बोको हराम ने 110 से ज़्यादा किसानों के गले रहते, 110 से ज़्यादा किसानों की हत्या बोको हराम के आतंकवादियों ने की। आप मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, किसी फेमिनिस्ट का, किसी लिबरल का, किसी सेक्युलर का, किसी कम्युनिस्ट का, कहीं पर भी आपको कोई ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग नहीं देखने को मिलेगा। वे भी अफ्रीका से ही थे पर वो उनके एजेंडा को सूट नहीं करता ना। पर एक जॉर्ज फ्लॉयड की अगर मृत्यु होती है तो ये पूरे विश्व के लिबरल्स, फेमिनिस्ट, सेक्युलर्स उठकर खड़े हो जाते हैं और ढोंग दिखाते हैं
जैसे इन्हें अल्पसंख्यकों की बहुत चिंता हो। ये तो हो गया अमेरिका का विषय। भारत में तो यार आए दिन हम ऐसी घटनाएं देखते हैं। एक तरफ सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लाखों लाखों हिंदुओं की हत्या हो जाती है। आप कश्मीर का जो नरसंहार देख लीजिए, 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हत्या लूट बलात्कार उनके साथ में हुए, भाई करीब 27 वर्षों तक देश में उसके बारे में चर्चा भी नहीं हुई। 2014 के बाद में जब मोदी सरकार आई, उसके बाद में धीरे 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 वो आवाज़ें उठने लगी, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था। या आए दिन आप देख लीजिए ना, कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती है, पर उनमें विक्टिम जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। इस वजह से ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम चुप बैठा रहता है। पर उनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक न्यूज़ आ जाती है तो उसको लेकर महीनों महीनों तक चर्चा करते हैं। उन्हीं नामों को ये हमेशा उन नामों की आड़ में ये देश को पूरा असहिष्णु घोषित करने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 बातें, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म, सुनने में इनके अगर आप अर्थ देखेंगे ना, भाई साम्यवाद, महिला सशक्तिकरण, या उदारता लिबरलिज्म, या धर्म या पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म, बड़े बहुत अच्छे शब्द लगते हैं सुनने में। पर इन्हीं शब्दों की आड़ में आज दुनिया में इतने भयानक कार्य हो रहे हैं कि ये शब्द एक प्रकार से आज गालियाँ बन गए हैं, गंदी गालियाँ बन गए हैं। पर एक बात आपने देखी होगी कि चाइना में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, पर कभी भी भारत के भी कोई इस्लामिक लीडर जो है उन्होंने कभी भी चाइना की निंदा करते हुए उनको आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि अगर वे चाइना की निंदा करेंगे तो जो भारत के कम्युनिस्ट हैं उनका समर्थन वो खो देंगे। इस वजह से वो चाइना के विरुद्ध में कभी भी नहीं बोलते हैं। पूरे विश्व में आप देख लीजिए, जो लेफ्ट है वो हमेशा से सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की या तथा माइनॉरिटी तुष्टिकरण की, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की वो राजनीति करते हैं। इसी वजह से विश्व के जितने भी जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वे कभी भी चाइना के विरोध में बोलते हुए उनको आपने नहीं सुना होगा। तो ये पूरी राजनीति है। अब हम घूम फिर कर फिर से आते हैं राधिका आप्टे जी के उस बयान के ऊपर। उन्होंने जो कहा है ना कि भारत की वॉर फिल्म्स में इतना ज़्यादा अति राष्ट्रवाद क्यों होता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई यही तो एक चीज़ है हम भारतवासियों के पास में, हमारा राष्ट्रवाद, मातृभूमि से प्रेम, हमारी संस्कृति से प्रेम, ये हमारे इमोशंस है, भावनाएं हैं। और हमारे देश ने, हमारा हजारों वर्षों का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है या किसी दूसरे देश में जाकर उनका धर्मांतरण करने का प्रयास इस भारत भूमि ने कभी भी नहीं किया है। और जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण उन्होंने करने का प्रयास किया, उन विदेशी आक्रांताओं से इस मातृभूमि की और हमारे देश की इस भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों महापुरुषों ने, संतों ने अपना बलिदान दिया है। और उनके बलिदान के कारण ही इस देश की संस्कृति की रक्षा हो पाई है और इस देश की संस्कृति का आज अस्तित्व है। इसी वजह से राधिका आप्टे जी को ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं तो विश्वास करिए, अगर इस देश की संस्कृति का अस्तित्व नहीं होता ना, तो राधिका आप्टे जी या ऐसे जो भी सेक्युलर्स, लिबरल्स है, उन्हें ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस खेत की मूली होती है ये भी पता नहीं होता। और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हमारी भारतीय सेना ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है या किसी दूसरे देश की ज़मीन को हड़पने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश हमारी भारतीय सेना ने नहीं की है। तो एक ये हमारे मन में अपने देश के प्रति गर्व है, हमें स्वाभिमान है, ये राष्ट्रवाद हमारे अंदर है, था, है और रहेगा, भले इससे किसी को कितनी भी समस्या क्यों ना हो। ये बातें मायने नहीं रखती है, उन लिबरल्स की विचार हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। हाँ, ये बात अवश्य सत्य है कि ये जो पूरा कल्चरल मार्क्सिज्म का जो प्रोपेगेंडा है, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म, इस कारण कई सारे युवाओं का ब्रेन वॉश अवश्य हुआ है, ये बात मैं मान्य करता हूँ। और इसी वजह से आज हम सब का ये कर्तव्य है कि इस कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रोपेगेंडा से हम अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें, उनका ब्रेन वॉश ना होने दे, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में इस कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस कल्चरल मार्क्सिज्म से अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करिए, उन्हें इस प्रोपेगेंडा के बारे में बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।